नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। सबसे पहले तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का यह अलर्ट, कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। बढ़ती ठंड के बाद अब ये फैसला, लखनऊ वाराणसी में टाइमिंग्स जो है स्कूलों की बदली गई। आज और कल शीतलहर रहेगी जारी और इसी के चलते आपको बता दें कि मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है और इसी के चलते एहतियात बरते जा रहे हैं। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां फिलहाल आगे के लिए बढ़ा दी गई हैं। लखनऊ वाराणसी में टाइमिंग बदली गई है तो ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज और कल शीतलहर जारी रहेगी। मौसम विभाग का यह अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। बड़ी खबर, लखनऊ वाराणसी में टाइमिंग्स जो है वो बदल दी गई है स्कूलों की। आज और कल शीतलहर जारी रहेगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है तो कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई हैं। ये बड़ी खबर, लखनऊ वाराणसी में टाइमिंग जो है वो बदली है। आज और कल शीतलहर जारी रहेगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई हैं। तो लखनऊ वाराणसी में टाइमिंग जो है स्कूलों की वो बदल दी गई हैं। आज और कल शीतलहर जो है वो ऐसे ही जारी रहेगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि मौसम का हाल, समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, शीतलहर का प्रकोप और जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त, क्योंकि पहले कोहरे की वजह से दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब जिस तेजी के साथ शीतलहर यहां पर चल रही है, ठंड बढ़ गई है, तापमान कई जगहों पर तो माइनस तक आ पहुंचा है। उसके बाद अब स्थिति यहां पर यह है कि लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ गई हैं, खासकर जो वो लोग जो कि गरीब और बेघर लोग हैं, उनके लिए भी काफी दिक्कत जो है वो यहां पर आ रही है। तो पवन हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं और गौरव शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। फिलहाल मौसम का हाल हम जान लेते हैं। पवन, फिलहाल कैसा मौसम बना हुआ है और कितनी दिक्कतें लोगों को आ रही है मुजफ्फरनगर में? हालांकि कुछ मौसम साफ है और कल भी, लेकिन मौसम विभाग से जो जानकारी मिल रही है वो यही कि ऊपर जो पहाड़ है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है जबरदस्त, और उसकी जो ठंड है, शीतलहर है, वो 2-3 दिन में मुजफ्फरनगर और आसपास दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पहुंच जाएगी, जिससे शीतलहर को से ठंड बढ़ेगी। कल भी जबरदस्त ठंडी हवाएं चल रही थी, अगली और आज भी सुबह ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन जहाँ धूप निकल रही है तो धूप निकलने से लोगों को राहत भी नजर आई हुई है, लेकिन ठंड मधुस्तर जारी है अंजलि, और ये लगातार 2-3 दिन और ठंड बढ़ेगी अंजलि। और जैसे जैसे अगर धूप निकलती है तो ठंड का असर थोड़ा कम होगा शीतलहर चलते हुए, लेकिन फिर भी शीतलहर जब पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है तो जो हवा चलती है वो नीचे तक भारतवर्ष से पहुंचती है, जिससे ठंड पड़ती है और शीतलहर भी चलती है अंजलि। बिल्कुल, शीतलहर की वजह से जो लोग हैं काफी ज्यादा परेशान है। स्कूलों की बात की जाए तो छुट्टियां जो है वो फिलहाल आगे के लिए बढ़ा दी गई है। कई जगहों पर टाइमिंग्स जो है वो चेंज कर दी गई है। कानपुर देहात में फिलहाल कैसा मौसम वहां पर बना हुआ है? गौरव हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए, गौरव शुक्ला। गौरव, फिलहाल मौसम कानपुर देहात में कैसा बना हुआ है? देखिए अंजलि, बिल्कुल बता दूं आपको, जिस तरीके से मौसम तो जाड़े का है, लेकिन तापमान में लगातार हो रही गिरावट के चलते मौसम जो है सर्द है और लगातार लोग परेशान भी हैं। जैसे कि आपने बात कही कि विद्यालयों की जो है छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, कल कई जगहों की टाइमिंग बदल दी गई है। तो कानपुर देहात में भी तमाम जो है बेसिक विद्यालय हैं जिनकी टाइमिंग बढ़ा दी गई है, और कुछ ऐसे विद्यालय जिनकी छुट्टियां भी बढ़ाई गई हैं, क्योंकि जहां पेपर होने तो जाहिर तौर पर वहां छुट्टियां नहीं की जा सकती हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग में परिवर्तन किया गया है। लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। अगर देर रात और सुबह प्रातः की बात की जाए तो लगभग 1.5 से 2 डिग्री तापमान जो यहाँ का रहता है, और इसके बाद हाल फिलहाल में अभी मौसम धूप निकली हुई है, खिली धूप है, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस मौसम में राहत भी मिल रही है। प्रातः सुबह की स्थिति ऐसी है कि इस पाले के मौसम में लगातार किसानों की फसलों को भी बेहद नुकसान हो रहा है। तिलहन, दलहन और आलू जैसी फसलें हैं वो कहीं ना कहीं पाले में खराब होती नजर आ रही है। जी अंजलि। बिल्कुल, तो किसानों के लिए भी दिक्कत यहाँ पर है जाहिर तौर पर, लेकिन प्रशासन के क्या बंदोबस्त है ये भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। पवन, प्रशासन इसको लेकर क्या कुछ तैयारी यहाँ पर की गई है? खासकर रैन बसेरों के हाल क्या है? जो गरीब बेसहारा बेघर लोग हैं उनके लिए किस तरीके से इस ठंड के दौरान तैयारियां की गई हैं?
अगली ठंड को देखते हुए मुजफ्फरनगर में दर्जनों की संख्या में रेल बसेरे बने हुए हैं, शेल्टर हाउस बने हुए हैं। सुबह के वक्त नगर पालिका प्रशासन द्वारा लकड़ी की अलाव जलाने के लिए व्यवस्था की जाती है और उसके लिए रैन बसेरे को जो गरीब और नीचे आए तबका है, जो तनवर घुमंतु एरिया है, उनको रैन बसेरों में ठहराया जाता है, जिससे उन्हें ठंड लगे। और कंबल वितरण भी लगातार प्रशासन और समाज सेवियों द्वारा मुजफ्फरनगर में कराई जा रही है। हालांकि स्कूलों की छुट्टियां इस वक्त खुल चुकी है, कल स्कूल खुले थे, आज भी स्कूल खुल चुके हैं। अभी स्कूल की छुट्टियां कोई आदेश हम लोगों के पास भी नहीं आया है और लगातार ठंड से बचाने के प्रशासन मुस्तैद है। योगी सरकार के दिशा निर्देश है, कोई भी ठंड से किसी तरह की कोई भी मौत या कोई इस तरह की कोई जनहानि नहीं होनी चाहिए। कंबल वितरण करने की किए जाए प्रशासन द्वारा, वो लगातार प्रशासन कंबल वितरण कर रहा है। जहाँ भी रैन बसेरे है, जहाँ भी या घुमंत लोग घूमते रहते हैं, बैठते हैं, उन लोगों को कंबल वितरण किए जाते हैं और लगातार हर वजह से जो प्रशासन को ठंड से बचाव के लिए अंजलि वो प्रशासन कर रहा है। पवन, हालांकि बड़ी हैरानी की बात है कि आप बता रहे हैं कि स्कूलों की छुट्टियां अभी नहीं की गई हैं, जबकि पूरे प्रदेश में और पूरे उत्तर भारत के कई राज्यों में जो है वो स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाया गया है, ये टाइमिंग चेंज की गई है, लेकिन मुजफ्फरनगर में क्या टाइमिंग भी चेंज नहीं की गई है? नहीं, मैं अंजलि आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर स्कूल की कुछ छुट्टियां नहीं है, स्कूल खुले हुए हैं और आगे पीछे आपको मेरे जाते हुए नजर भी आ जाएंगे बच्चे। हालांकि 16 तारीख तक की छुट्टियां थी स्कूल में, लेकिन कल कोई आदेश नहीं आया, तो कल स्कूल खुले हुए थे और आज भी स्कूल खुले हुए हैं। हालांकि छोटे बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत होती है सर्दियों में, लेकिन वो बच्चों के स्कूल जा रहे हैं और अभी तक कोई आदेश भी नहीं आया और आदेश आएगा तो जरूर हम अपने दर्शकों को, अपने जनता टीवी के चैनल के दर्शकों को जरूर दिखाएंगे, जरूर बताएंगे। और आदेश अगर आता है तो छुट्टियां आगे बढ़ सकती है, क्योंकि ठंड अगर आज धूप तेज निकली हुई है तो अभी सीधी सी बात है, कल कोहरा भी पड़ेगा और शीतलहर भी जबरदस्त होगी जाहिर तौर पर। लेकिन हैरानी की बात है कि शीतलहर का अलर्ट जो है मौसम विभाग ने कर दिया है 3 दिनों के लिए, बावजूद इसके ये हाल बने हुए हैं मुजफ्फरनगर में कि स्कूलों की छुट्टियां जो है आगे बढ़ाए जाने के आदेश के बावजूद भी वहां पर छुट्टियां नहीं की गई हैं। गौरव, कानपुर में फिलहाल छुट्टियां हैं, शायद आपने बताया अभी कि कानपुर में स्कूलों की छुट्टियां हैं और इसके ऑर्डर्स जो हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में सर्कुलेट यहां पर हुए होंगे। शायद ये मुजफ्फरनगर की बात अगर करें तो वहां पर स्कूल अभी भी खुले हुए हैं। साथ ही ये बताइए कि प्रशासन की वहां पर तैयारियां कैसी हैं, रैन बसेरों की रियलिटी कैसी है वहां पर? देखिए, बिल्कुल बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार इस कड़ाके की ठंड में किसी भी तरह की जनहानि ना हो उसको लेकर लगातार व्यवस्थाएं कर रही है। हाल फिलहाल में हमने जो है एडीएम वित्त है एवं राजस्व है जेपी गुप्ता जी, उनसे हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि शासन की ओर से 30 लाख रुपए कंबल वितरण के लिए और 3 लाख रुपए जो है अलाव जलाने के लिए आए थे। लेकिन अभी तक अगर नगर पंचायत की स्थिति की बात की जाए तो नगर पंचायत ने भी अभी तक किसी भी तरीके की कंबल की खरीदारी नहीं की है। इस पूरे मामले को लेकर एडीएम प्रशासन ने जब उनसे संपर्क साधने का प्रयास किया तो उन्होंने यही बताया कि हमारे इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, तहसील से कंबल वितरण होगा। तो कुल मिला के जिस तरीके की शासन से योजनाएं आ रही हैं वो जिला प्रशासन स्तर से देखने को नहीं मिल रही है। जी अंजलि। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आ रही है वो आपको बता दें, दिल्ली से आ रही है, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीएमसी सेंटर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक में पहुंचे हैं। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी पहुंचे हैं इस बैठक में। तो दूसरा दिन है आज इस बैठक का और बेहद महत्वपूर्ण हर दृष्टि से ये बैठक यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में इस बात का जिक्र किया गया है कि तमाम मुख्यमंत्री, तमाम जो नेता हैं उन्हें अपने और राज्यों में तमाम कमजोर जो बूथ हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है और खासकर आने वाले समय में जो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और अगले साल जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसके लिए जी जान से जुट जाना है, क्योंकि किसी भी तरीके से पार्टी को मजबूती देना ही हर कार्यकर्ता का, हर नेता का धर्म होना चाहिए। और संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ दिल्ली से सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, बीजेपी की इस महामंथन को लेकर अगर बात की जाए, दूसरा दिन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। आज दूसरे दिन क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी दूसरे दिन की बैठक जो है शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए, उप मुख्यमंत्री की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, इसके साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए, तमाम नेता जो है इस वक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे दिन में खासतौर पर अगर हम बात करते हैं, कई सारे जो राजनीतिक प्रस्ताव हैं या फिर कहें कि एक आर्थिक प्रस्ताव जो है वो भी देखने को जो है मिलता हुआ नजर आएगा। और खासतौर पर G20 समिट जो कि
देश भर में होता हुआ नजर आएगा। उसके संदर्भ में भी जो है जानकारी वहां पर जो है दी जाएगी कि किस तरीके से बीजेपी का जो संगठन है वो अपनी जिम्मेदारी जो है उस दौरान निभाता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में बात करें तो वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की चलती हुई नजर आ रही है और आने वाले समय में कई राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है वो भी होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में खासतौर पर उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आता है क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीट जो है वो उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आती है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती हो जाती है कि किस तरीके से ज्यादा जो लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आए। कुछ जो कमजोर सीट भारतीय जनता पार्टी जिनको मानती है वहां पर उनके बड़े नेताओं का प्रवास किस तरीके से कराया जा सकता है, इसको लेकर जो है आज की बैठक में चर्चा होती हुई जो है नजर आएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे और खासतौर पर बात करें तो शाम को 4 बजे के आसपास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन संबोधन जो है वो होता हुआ नजर आएगा। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके का मंत्र देते हुए नजर आएंगे ये महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि मिशन 2024 के इस दौर में जुट चुकी है बीजेपी और पूरी कोशिश यहां पर है कि मिशन 2024 को किस तरीके से फतह किया जाए। बात अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से यहां पर की जाए तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी एक चुनौती भी रहने वाली है उत्तर प्रदेश की कि क्या वो जादू, वो मैजिक जो है 2024 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चल पाएगा। देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जो 2024 लोकसभा चुनाव की खासतौर पर बात करें क्योंकि सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में तमाम जो दूसरे दल हैं, चाहे सपा की बात करें या फिर बसपा की बात करें, मायावती ने कहा हम अकेले लड़ते हुए नजर आएंगे और कांग्रेस किस तरीके से अपने आप को वहां पर मजबूत करती हुई नजर आ सकती है, नहीं आ सकती है, तमाम चीजें कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। क्या कोई नया गठबंधन उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, इसलिए जो है महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी के लिहाज से। और खासतौर पर जो राम मंदिर बनने की डेडलाइन जो अमित शाह ने कहा कि 2000 जो है अगर बात करें 24 तक जो है राम मंदिर जो है बनता हुआ नजर आएगा, वो भी अगर एक महत्वपूर्ण मसला उठा ले तो किस तरीके से जो है रणनीति बनाई जा सकती है, कौन कौन से मसले उठाए जा सकते हैं, कौन कौन से एजेंडे जो है वो चुनावी समीकरण में जो है सेट किए जा सकते हैं, इन तमाम मसलों को लेकर जो है चर्चा होती हुई नजर आ रही है। और खासतौर पर संगठनात्मक अगर बात करें तो किस तरीके से जो है संगठन मजबूत किया जा सकता है, उसको लेकर भी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें चर्चा होती हुई नजर आ रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर। एक और बड़ी खबर क्यों करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है जहां पर रात 8 बजे हैदराबाद के लिए होंगे रवाना। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सपा अध्यक्ष का 2 दिवसीय तेलंगाना दौरा दिया। 2 दिवसीय तेलंगाना दौरा, कल केसीआर की जनसभा में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, कांति वेलुगु का दूसरा चरण और रात 8 बजे हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर, तेलंगाना के लिए रवाना होंगे अखिलेश। रात 8 बजे हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। सपा अध्यक्ष का 2 दिवसीय तेलंगाना दौरा। तौकीर किदवई संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, सपा अध्यक्ष का 2 दिवसीय तेलंगाना दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? पहले की मुलाकातें देखने को मिली थी, लेकिन ये पहली बार है कि विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव होने के बाद पहली बार अखिलेश यादव तेलंगाना जा रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। और खास बात यह है कि ये सिर्फ घंटे की मुलाकात नहीं है, ये 2 दिन का दौरा है। आज अखिलेश यादव रात 8 बजे लखनऊ से रवाना होंगे और 2 दिन वहां पर रहेंगे। फिलहाल इसके पहले एक बड़ी खबर और भी है कि अखिलेश यादव आज तेलंगाना से निकलने से पहले कल रात यानी कि मंगलवार को वो अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे और करीब 45 मिनट की उनकी मुलाकात भी हुई थी, जो काफी महत्वपूर्ण रही। तौकीर, ये मुलाकात के संदर्भ में अगर देखा जाए यहाँ पर कोई बड़े पद की आस यहाँ पर लगाई जा रही है, खासकर जो समर्थक है शिवपाल यादव के? आज देखिए, जिस तरह से मैनपुरी का लोकसभा चुनाव हुआ था उसके बाद से ही अखिलेश यादव ने दावा किया था कि चाचा का पूरा सम्मान किया जाएगा, पार्टी में टक्कर बढ़ाया जाएगा और पार्टी का जो प्रगति जाएगा और पार्टी के जो प्रगतिशील पार्टी है यानी कि शिवपाल सिंह यादव की जो पार्टी थी उसका विलय करा दिया गया था। और अखिलेश यादव के दावे के बाद काफी कयास लगाए गए, करीब 1.5 महीना हो गया, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से कोई भी अभी ऐलान नहीं किया गया। लेकिन यह बताया जा रहा था कि जो खरमास के दिन है जब वो खत्म होंगे उसके बाद संगठन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल 15 तारीख को ये भारी दिन खत्म हो गए और शुभ दिन की शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद ही अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव के आवास पर पहुंच गए और करीब 45 मिनट चर्चा हुई। माना यह भी जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव को पार्टी में महासचिव यानी कि जो पहले उनकी जो पोजीशन थी पार्टी में पार्टी महासचिव, वही पोजीशन को दोबारा सौंपी जा सकती है और पूरे प्रदेश में उनको एक नई जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतारा जा सकता है।
और इसके अलावा उनके जो बेटे हैं आदित्य यादव, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह था कि जो शिवपाल सिंह यादव ने एक नया संगठन बनाकर खड़ा किया, उन नेताओं का क्या होगा, उन जो पदाधिकारी हैं उनको किस तरह तरजीह दी जाएगी। तो माना यह भी जा रहा है कि जो कल 45 मिनट की बातचीत हुई है उसमें जो शिवपाल सिंह यादव ने नाम सुझाए हैं अपनी पार्टी के जो बड़े नेता रहे हैं, उनको भी समाजवादी पार्टी में सम्मान पूर्वक उनको जगह देने की बात कही गई है। तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि जब वो तेलंगाना से अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री जब वो लौटेंगे, उसके बाद अपनी जो कार्यकारिणी जो उन्होंने भंग कर रखी है सभी तरह की समाजवादी पार्टी की, उनका फिर से पुनर्गठन होगा और इस पुनर्गठन में कई नए चेहरे देखने को मिलेंगे। खासकर शिवपाल सिंह यादव की पार्टी के जो लोग थे उनको भी तरजीह दी जाएगी। अगर वो बड़े नेता रहे हैं तो उनको एक बड़ी पोजीशन भी दी जा सकती है। तो कई तरह के बदलाव अभी समाजवादी पार्टी में देखने को मिलेंगे। फिलहाल नगर निकाय चुनाव और इसके बाद फिर लोकसभा की तैयारियों में शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव कंधे से कंधा मिलाकर नजर आने वाले हैं। जी, जाहिर तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर के द्वारा तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, यहाँ पर बड़ी खबर अब्बास अंसारी के विवादित बयान पर सुनवाई, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विवादित बयान मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। प्रयागराज माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी से जुड़ी खबर है ये। अब्बास अंसारी के विवादित बयान मामले में सुनवाई, विवादित बयान मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। चार्जशीट रद्द करने की मांग पर यह सुनवाई होगी। अब्बास अंसारी ने चार्जशीट रद्द करने की मांग की है, तो आज इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यहां पर बता दें, गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में कल होगी पेशी। मुख्तार अंसारी की गाजीपुर में कल पेशी होगी। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में कल पेशी होगी। कोर्ट ने फिजिकली पेश होने के निर्देश यहां पर दिए हैं और मुख्तार की आज पेशी पर नहीं लिया गया। जेल में बंद मुख्तार अंसारी की आज पेशी होनी थी। कोर्ट के आदेश के बाद भी तीसरी बार नहीं हो सकी है पेशी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से मुख्तार अंसारी की गवाही टल गई है। इसके पहले 3 जनवरी और 10 जनवरी को भी बांदा जेल से मुख्तार अंसारी को गाजीपुर लाना था, लेकिन कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी मुख्तार अंसारी को आज नहीं लाया गया। मामला है 21 साल पुराना, जो कि 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी अपने मोहम्मदाबाद से निर्वाचन क्षेत्र मऊ के लिए जा रहे थे कि उसरी चट्टी पर जो है कि कुछ लोग घात लगाए, वहाँ पे फायरिंग कर दी, जिसमें कि 2 लोगों की मौत हो गई थी। एक तत्काल वहाँ की मौत हो गई थी और इसके बाद जो है कि रुस्तम की अस्पताल जाते समय अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसी को लेकर के जो है कि ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन को आरोपी बनाया गया था और उसी मामले में जो है कि मुख्तार की आज गवाही होनी थी, लेकिन एक बार फिर से ये गवाही टल गई है। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए, गाजीपुर। इस बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता दें बड़ी जानकारी। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, जोशीमठ में होगा पुनर्निर्माण। केदारनाथ के तर्ज पर यह पुनर्निर्माण होगा। आपदा प्रबंधन सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। आपदा प्रबंधन सचिव हैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा। ये जानकारी उन्होंने साझा की है मीडिया से। पुनर्निर्माण का कार्य जो है वो जोशीमठ में किया जाएगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, जोशीमठ के लोगों का दर्द जो वहां पर बना हुआ है, वो समझने वाली बात है कि आखिरकार वहां पे अब वो लोग जाए तो जाए कहां, क्योंकि उनका जो आशियाना है उसमें दरारें आ चुकी हैं। जो वहां पर अभी प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से अब ये सब कुछ हुआ है और ऐसा लोगों का वहां पर कहना है, जिसकी वजह से अब स्थिति वहां पर यह है कि लोग घरों से बाहर हैं, क्योंकि घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में लोगों का यही कहना है कि सरकार जो है उनके साथ आए, क्योंकि उनके लिए सब कुछ उनका घर था, जो कि अब पूरी तरीके से किसी भी हादसे का शिकार हो सकता है। और जोशीमठ की आपदा जो है वो बेहद खतरनाक है। अजीत कंबोज संवाददाता हमारे साथ दर्दों से जुड़ गए हैं साथ जानकारी के साथ। अजीत, अभी सरकार का ये बड़ा फैसला तो आ गया जोशीमठ को लेकर कि केदारनाथ के तर्ज पर यहां पर भी पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा, लेकिन समझने वाली बात यहां पर यह है कि ये सब फैसले देर से नहीं हो रहे। और सवाल ये भी कि क्या वहां के जोशीमठ के लोगों के दर्द को, जो अभी हाल फिलहाल स्थिति वहां पर बनी हुई है, उन्हें कौन समझेगा?
बिल्कुल अंजलि, आपने ठीक कहा। अगर जोशीमठ की बात की जाए, लगभग 10 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है राहत और बचाव शुरू किए हुए, और सरकार की तरफ से दावे लगातार किए जा रहे हैं कि यहाँ पर बेहतर कार्य हो रहा है और सीधे तौर पर कई अधिकारियों की टीम वहां पर मौके पर तैनात है। इसके अलावा केंद्र सरकार की टीमें भी लगातार परीक्षण निरीक्षण वहां पर कर रही हैं। लेकिन अब बीते रोज आपदा सचिव रंजीत सिन्हा की तरफ से इस बात का कहना कि जोशीमठ का जो पुनर्विकास है या पुनर्वास की व्यवस्था जो करनी है या जो मकान वहां पर बन रहे हैं वो केदारनाथ की तर्ज पर किए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं देरी जरूर हुई है। लेकिन इसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है सरकार की तरफ से वो ये है कि अब रिपोर्टें सार्वजनिक होने लगी है। कई जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार वहां पर काम कर रहे हैं। उसके बाद जो रिपोर्टें सार्वजनिक हो रही हैं उसके माध्यम से कैसे आगे काम यहाँ पर किए जा सकते हैं। अगर लोगों को विस्थापित करना है तो किन जगहों पर करना होगा, अगर जोशीमठ को दोबारा से बसाना है तो यहाँ पर किस तरह के मकान खड़े किए जा सकते हैं, इन तमाम विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। और कल के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 849 मकान ऐसे हैं जो पूरी तरह से दरारों से नजर आ रहे हैं, जो असुरक्षित सरकार की तरफ से बताए गए हैं। ऐसे में 237 परिवारों के लगभग 800 लोगों को शिफ्ट भी किया गया है। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि जोशीमठ में जो तमाम दिक्कतें पैदा हुई है, जो आपदा की स्थिति वहां पर पैदा हुई है, उससे लोगों को बचाया जा सके। और अगर दोबारा से यहाँ पर निर्माण शुरू करना है तो उसके लिए कुछ ऐसा रीडेवलपमेंट प्लान यहाँ पर तैयार किया जाए जो लोगों के लिए सुरक्षित भी हो और भविष्य में किसी भी तरह की यहाँ पर दिक्कत ना पैदा हो। तो इसके लिए केदारनाथ को मॉडल यहाँ पर देखा जा रहा है। हालांकि अभी ये फाइनल नहीं किया गया है कि केदारनाथ धाम की तर्ज पर ही यहाँ पर भी विकास होगा, लेकिन आगे कार्य लगातार जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत कंबोज तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता देते हैं। भर्ती घोटाले विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस प्रदेश भर में आज करेगी प्रदर्शन। तो भर्ती घोटाले के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, करण मेहरा और यशपाल आर्य प्रदर्शन करेंगे। हल्द्वानी में करेंगे प्रदर्शन। तो हरीश रावत, गणेश गोदियाल देहरादून में करेंगे विरोध। प्रीतम सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उठाएंगे युवाओं की आवाज। पूर्व अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।